नहीं नहीं है यार, कल कल है यार, मैंने रखी है ना टाइम टेबल में। अच्छा अच्छा, MTH है, मैं CS में ढूंढ रहा था वो। नहीं CS नहीं है, CS नहीं। और हो सकता है एक से ज़्यादा रखनी पड़े, तो फिलहाल बहरहाल एक ही रखी है। अच्छा भाई, तो मुबारक हो पहले तो तुम लोगों को बहुत बहुत, आखिरी सेमेस्टर आ गया। खैर मुबारक सर, अभी मेरा प्रोजेक्ट अपलोड हो रहा है साइड पे, आज आखिरी डेट है। आज आखिरी डेट है कोड की। जी जी। मुबारक हो ये भी। तो कितना कंप्लीट हुआ है, 50-60% हो गया? नहीं सर, सिर्फ फॉरगॉट पासवर्ड नहीं मैंने बनाया, हाँ। बाकी सब चल रहा है। और ज़रा एक्सेप्शन हैंडलिंग काम है। तो लेकिन फंक्शनैलिटी सारी पूरी है। पूरी है। तो फॉरगॉट पासवर्ड भी बना लेना ना, कल बना लेना, परसों बना लेना। अच्छा, ऐसा हो हाँ सकता है। भाई, जब आपका वाइवा होएगा तो वाइवा पे वो आपका ये नहीं आपको कहेगा कि LMS से कोड डाउनलोड करो, उसको इंस्टॉल करो और चलाओ, नहीं। वो आपको कहेगा कि अपनी स्क्रीन शेयर करो, प्रोजेक्ट खोलो और स्टार्ट करो। तो जी तो आप अगले 10 दिन उसके ऊपर काम करते रहो, कोई नहीं रोक रहा आपको, जितनी मर्जी उसको पाउडर लगाना लगा लो। जी जी, जिस टेस्ट फेस में उसने हमसे ही खुलवाया था। एक एग्जैक्टली। और लेकिन पॉइंट ये है कि जिस बंदे ने फाइल सबमिट ही नहीं की आज, बस वो गया, वो मरेगा बेसिकली। लेकिन जिसे सबमिट कर दिया उसको कोई प्रॉब्लम उन्होंने फाइन रखा हुआ सर 15 दिन का, वो भी ना नहीं। जमा अच्छा, कराएं फिर अगले 15 दिन का फाइन। फिर अगर, लेकिन ये टेस्ट फेज में ये ऐसी नहीं थी ना, टेस्ट फेज फिक्स था। जी। अच्छा, ये किताब स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है। एक बार स्टार्ट होगी तो चल पड़ेगी, मतलब मेरे लिए बड़ा मुश्किल है स्टार्ट करना, लेकिन वो एक बार स्टार्ट हो गई तो फिर आगे इसको चलाना मुश्किल बिल्कुल मेरे लिए नहीं है, फिर आप लोगों के लिए मुश्किल है। ये बेसिकली प्रोग्रामिंग नाम है सब्जेक्ट का। हार्डवेयर की प्रोग्रामिंग है, बेसिकली हार्डवेयर प्रोग्रामिंग है। तो ये सब्जेक्ट बेसिकली डील करता है, मतलब हार्डवेयर के साथ, नॉट सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर प्रोग्रामिंग तुमने जिंदगी में पहले एक जगह पे की हुई है, असेंबली लैंग्वेज है। तो इंतहाई मुश्किल थी। तो बेसिकली ये सब्जेक्ट जो है 609 जो है, ये बेसिकली असेंबली ही है, लेकिन इन सी लैंग्वेज, इसको मैं इस तरह से कह सकता हूँ। ये जो सिस्टम प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट है, ये बेसिकली असेंबली लैंग्वेज ही है, लेकिन उसको लिखा हुआ सी लैंग्वेज। यानी कोड जो जो तुमने कोड मैनुअली लिखना है वो इतना औखा नहीं है, वो एट द एंड ऑफ द डे सी लैंग्वेज। अगर आपको अभी तक ये नहीं पता चला तो C++ और सी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सी लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज है, जो बेसिकली हार्डवेयर के बहुत करीब है और ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डिवाइस ड्राइवर्स, इस तरह की चीज़ें लिखने में काम आती है। बेसिकली सी लैंग्वेज का रिश्ता हार्डवेयर के साथ है। ये समझ लो असेंबली से कोई 5-7 फुट ऊपर है सिर्फ, बस इससे ज़्यादा नहीं है। मतलब सी लैंग्वेज इज बेसिकली असेंबली, हार्डवेयर की लैंग्वेज। C++ इज टोटली डिफरेंट, वो तो यूजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है, वो तो एप्लीकेशंस बनाने के लिए काम आती है, ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, इनहेरिटेंस होती है, इस तरह का सारा कुछ होता है। सी लैंग्वेज में कोई ऑब्जेक्ट नाम की बला नहीं है। सी लैंग्वेज में पोर्ट्स होती हैं, हार्डवेयर होती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये हम सी लैंग्वेज करने लगे। इसका एनवायरनमेंट सेट करना थोड़ा पेनफुल है। पेनफुल इसलिए है कि मतलब कैसे सेट करोगे ये, मतलब ये मुश्किल काम है। मतलब सी लैंग्वेज को इंस्टॉल करना इस इसके अंदर विंडोज़ 10 64 बिट के अंदर, ये काफ़ी मुश्किल काम है। अब इसके लिए आपको अपनी मदद आप करनी है और LMS के डाउनलोड्स को देखना है। वहाँ पे 2-3 रास्ते दिए होंगे आपको। एक वर्चुअल मशीन का दिया होगा जो मुझे बड़ा पसंद है। मैं सीधी वो वर्चुअल मशीन डाउनलोड करता हूँ, विंडोज़ 98 की मशीन है वो। तो सीधी मैं डाउनलोड करता हूँ और मैं उसको चलाना शुरू कर देता हूँ। बस मतलब वो डाउनलोड करो और वर्चुअल बॉक्स में खोलो और चलनी शुरू हो जाती है। मुझे वो सबसे ज़्यादा पसंद है। लेकिन पिछले 2 सेमेस्टर से मुझे लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे कुछ टूल्स भी पड़े हुए हैं डाउनलोड्स में, कि जिस टूल के ज़रिए से आप डायरेक्टली विंडोज़ 10 के अंदर इसको चला सकते हो, आपको विंडोज़ 98 की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं तो करूँगा ये, ज़ाहिर बात है, जब असाइनमेंट आएगी तो फिर करना ही पड़ेगा। तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं पहले दिन बता दूँ कि इस पे टाइम इन्वेस्ट कर लो। ठीक है? मैं तो करूँगा, लेकिन मैं बड़ी तेज़ी से करूँगा। मैं तो बस आपको बता दूँगा कि यार ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो इस पे टाइम इन्वेस्ट कर लो, इन्वायरमेंट सेट करना है। कोर्स
प्रॉपरली स्टार्ट होता है लेक्चर 4-5 से। पहले 2-3 लेक्चर्स बड़े फजूल हैं, तो उस वक्त वहाँ पे टाइम होता है कि तुम ये काम कर भी लेते हो। असाइनमेंट सारी कोड है, तो उसमें फिर आपको ज़रूरत पड़ती है कि ये काम आप करो। अच्छा, एक और बात, इसका मिड टर्म आसान तो खैर इस किताब में कुछ नहीं है, लेकिन इसका फाइनल अखीर मुश्किल है, मतलब अखीर ही है कि कितना मुश्किल। मिड फिर भी कंपैरेटिवली आसान है, समझ आ जाता है। तो समझ जो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि बस मिड में स्कोरिंग बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और फाइनल में काम ज़रा ख़राब होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट थोड़ा सा मुश्किल है, मैंने कहा है वो मुश्किल इसलिए है कि खिचड़ी बड़ी पकी हुई है, कंफ्यूजिंग है। तो कंप्यूटर साइंस बेसिकली क्या है कि हम इनपुट देते हैं, कुछ प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट हो जाती है, वेरी गुड। ये तस्वीर है जहाँ से कंप्यूटर साइंस स्टार्ट होती है, प्रोग्रामर स्टार्ट होता है। ये आप असेंबली लैंग्वेज में भी तस्वीर मैं बोर्ड पे बनाया करता था, तो मैंने यहीं से ली हुई थी बेसिकली। ठीक है, यानी बेसिकली जब प्रोग्रामर ने इवेंचुअल एम प्रोग्रामर का क्या है कि उसने हार्डवेयर कंट्रोल करना है। पता नहीं हार्डवेयर कंट्रोल करना आपके दिमाग में क्लियर है या नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ। विच मीन्स कि आपका एक प्रिंटर लगा हुआ है तार के साथ, अब आपने यहाँ से C++ के अपने प्रोग्राम में से, सी के प्रोग्राम में से कुछ चीज़ प्रिंट करनी है या कुछ भी कमांड सी के अंदर से भेजनी है। कंट्रोल पी को भूल जाओ। कंट्रोल पी विंडोज़ का हुक है। कंट्रोल पी विंडोज़ ने कंट्रोल किया हुआ है कि विंडोज़ तुमसे ये मुश्किल ले लेती है। विंडोज़ यही तो करती है। विंडोज़ कहती है अच्छा हार्डवेयर से बात करनी है, कंट्रोल पी दबाओ, मैं प्रिंट कर देती हूँ, खत्म बात। ये नहीं करना, विंडोज़ तो है ही नहीं हमारे पास। हमारे पास विंडोज़ नहीं है, हम बिल्कुल प्योर हार्डवेयर के ऊपर एक बेसिक डॉस का सिस्टम चढ़ा के उसके ऊपर समझो कि सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने हैं। अब लेज़र प्रिंटर को इस्तेमाल करना है। अब तो नहीं हो सकता, डॉस के अंदर तो कंट्रोल पी से प्रिंट नहीं होना, तो तुम्हें कोड लिखना पड़ेगा। तो प्रोग्रामर उस कोड को लिखने के लिए 3 रास्ते हैं उसके पास। या तो वो डायरेक्टली हार्डवेयर की ज़बान में हार्डवेयर का कोड लिखे। ये ज़बान जो होती है वो पोर्ट्स और क्या होते थे, रजिस्टर्स, पोर्ट्स और रजिस्टर्स की ज़बान होती है। शायद आपको असेंबली से याद आ जाए कि हर डिवाइस का एक पोर्ट होता था, उस पोर्ट नंबर होता था, उस पोर्ट नंबर पे जाके डेटा रखते थे, फिर वो उसके रजिस्टर्स में जाता था। ये कुछ ऐसी चीज़ है, पर बहुत ज़्यादा डिटेल में हम ये काम करेंगे। बायोस जो है, इट प्रोवाइड्स एन API टू द प्रोग्रामर। बायोस इज अ लेयर जो एक API प्रोवाइड करती है एप्लीकेशन प्रोग्रामर को, हार्डवेयर की API उसको मशीन। हाँ वाकई, अच्छा अच्छा, फोन करके पूछ लो जरा उसको कर क्या रहा है। तो बायोस बेसिकली आपको एक API प्रोवाइड करती है, एक लेयर प्रोवाइड करती है प्रोग्रामर को। अब गेम क्या है, गेम ये है कि प्रोग्रामर ने प्रिंटर से प्रिंट करना है, तो या तो वो प्रिंटर से आके प्रिंटर की ज़बान में बात करे कि प्रिंटर का पोर्ट खोले, उसके रजिस्टर पे डेटा रखे और वहाँ से प्रिंट करे। ये डायरेक्ट प्रोग्रामिंग होगी ना, ये डायरेक्ट प्रोग्रामिंग मॉडल है। इससे ज़्यादा डायरेक्ट हो नहीं सकती, डिवाइस से उसकी ज़बान में बात। बायोस के थ्रू अगर प्रोग्रामर जाता है तो उसको API मिल जाती है। API क्या होती है भाई, अगर किसी अनाड़ी को समझाना हो कि API क्या होती सर ये इंटरफेस प्रोवाइड करती है। है, थोड़ा थोड़ा सा और डिटेल में कर सकते हो, वर्थ होएगा करना। सर मुझे वो रेस्टफुल एपीआई होता है। वो है, मैं समझ भी गया हूँ, दोनों बातें तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन मज़ा नहीं आया। मतलब पीछे सर कॉम्प्लेक्स कोडिंग होती है, उसको सामने यस अच्छा सा यूजर ये इंटरफेस यस दे देते यस ये म्यूट म्यूट कर। API ये होती है, जैसे कंट्रोल पी एक बड़ी गंदी सी API है नहीं API, लेकिन कहने को अगर कहो कि मैं कंट्रोल पी मारूंगा तो पीछे उसके बहुत सारा कोड लिखा होगा गंदा मंदा, जिससे एक्चुअली प्रिंटर पे प्रिंट होता है, लेकिन यूज़र को नहीं पता चलता। तो API इस तरह से तुम्हें फंक्शंस दे देती है, मेथड्स दे, फंक्शंस ही कह लो ना, बस फंक्शंस दे देती है बने बनाए जो कुछ काम करते हैं, और उनके पीछे जो कोड लिखा होता है जिसके जरिए से वो काम होता है, वो सारा कोड छुप जाता है। ये API का बेसिक मकसद है। तो प्रोग्रामर या तो डायरेक्ट जाके खप ले, या जो API जो फंक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं बायोस की लेयर पर, उनको इस्तेमाल कर ले। ये प्रोवाइड फंक्शंस की शक्ल में नहीं किए जाते, प्रोवाइडेड एज इंटरप्ट्स एंड सर्विसेज। पता नहीं अब याद आना शुरू हुआ है,
बायोस में इंटरप्ट्स और सर्विसेज होती थी जिनको हम एज एपीआईज यूज करते हैं। और इवेंचुअली ये है कि तुम डॉस को भी यूज कर लो, ये भी डॉस इज ऑल्सो एपीआई, मतलब डॉस ऑल्सो प्रोवाइड्स एन एपीआई। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि दिस इज मोर यूजर फ्रेंडली दैन बायोस। मतलब बायोस ये जिस तरह तस्वीर बनी हुई है ना, ऐसे ही है। बायोस जो है वो हार्डवेयर के ज़रा करीब होती है, हार्डवेयर की ज़बान में होती है, तो प्रोग्रामर फ्रेंडली फंक्शंस उसमें नहीं होते। डॉस जो है वो ज़रा ऊपर की लेयर है, ज़्यादा कुक्ड होती है, वो ज़रा अच्छी, ज़्यादा साफ सुथरी एपीआई प्रोवाइड करती है, प्रोग्रामर के लिए ईजी होता है। तो दिस इज़ द वे कि हमने इस पूरी किताब में हार्डवेयर को प्रोग्राम करना है। तो ये बार बार तस्वीर आया करेगी तुम्हारे सामने। कुछ बात करना चाहते हो इसके ऊपर? खुद जाके सोचना which method gives most control, which method gives most flexibility, which method and नाड़ी प्रोग्रामर के लिए कौन सा? ये इन सवालों के जवाब खुद जाके सोचना। अच्छा भाई जी, हेलो वसाम, जिना मेमोरियल के अंदर ही है। आप किधर हैं? अच्छा भाई, मेथड्स ऑफ आईओ। मेथड्स ऑफ आई क्या है? मैं लिखूंगा नहीं इसको, बस ये यहीं से पढ़ लो। ये 3 मेथड्स होते हैं इनपुट आउटपुट करने के। एक को प्रोग्राम्ड कहते हो, एक को इंटरप्ट ड्रिवन कहते हो, एक को डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कहते हो। समझो कि तुम्हारा सीपीयू है, ये तस्वीर नहीं बनी हुई। हाँ, समझो कि तुम्हारा सीपीयू है ये वाला, और ये कम्युनिकेट कर रहा है तुम्हारी आईओ डिवाइस के साथ। ये दरमियान वाली चीज़ छोड़ दो, समझो कि सीपीयू है और वो डायरेक्टली आईओ डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। अब ये डेटा ट्रांसफर करने के, ये इनपुट आउटपुट करने के 3 रास्ते हैं। प्रोग्राम्ड आईओ ये होती है कि सीपीयू एक लूप के अंदर ये चेक करता है कि डिवाइस के पास कोई डेटा है या नहीं। सीपीयू के अंदर एक लूप चल रहा होता है, इन्फिनिट लूप चल रहा होता है, जो बार बार डिवाइस के पास जाता है, उससे पूछते हैं हाँ भी कोई डेटा फेंकना है, हाँ भी कोई डेटा देना है, हाँ भी कोई डेटा देना है। जब डिवाइस ने डेटा देना होता है तो वो दे देती है, वरना ये प्रोग्राम्ड आईओ फजूल है। प्रोग्राम्ड आईओ इंतहाई फजूल है, क्योंकि तुम सीपीयू को इंतहाई सख्त बिजी रखते हो एक लूप के अंदर कि वो जाके डिवाइस को चेक करे। ये पढ़ लेना बड़ा सिंपल है। सीपीयू कॉन्टिन्यूसली चेक्स द आईओ डिवाइस इफ आईओ ऑपरेशन के लिए। ये बिल्कुल फजूल है। तुम सीपीयू को क्या कर रहे हो? उसे खोतों वाला काम करवा रहे हो। तो इंटरप्ट ड्रिवन ये होती है कि बजाय इसके कि सीपीयू डिवाइस को चेक करे, जब डिवाइस फारिग होती है तो इस दफा डिवाइस इंटरप्ट करती है। इंटरप्ट ड्रिवन ये होता है कि सीपीयू अपना काम करता रहता है, जब डिवाइस फारिग होती है, उसने काम करना होता है, तो वो इंटरप्ट करती है सीपीयू को। दिस इज द मोस्ट यूज्ड मेथड जिस पे हमने पूरी असेंबली पढ़ी। और डीएमए इज समथिंग टोटली डिफरेंट, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इसमें ये होएगा कि हम सीपीयू को कहेंगे कि तुमने डेटा ट्रांसफर करना ही नहीं है। हम सीपीयू को कहेंगे कि तुम बहुत मोअज़्ज़ज़ इंसान हो, तुम्हारा ये काम नहीं है कि तुम डेटा ट्रांसफर करो, तुम साइड पे बैठो, हम डेटा ट्रांसफर किसी और से करवा लेते हैं। वो जिससे करवाएंगे उसको डीएमए बोलते हैं, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, तो तीनों में फ़र्क थोड़ा सा माइंड में रखना। अच्छा, अब इवेंचुअली ये तस्वीर को आनी थी कि जब तुम एक आईओ डिवाइस को सीपीयू के साथ इंटरफेस करते हो, कनेक्ट करते हो, तो दरमियान में एक कंट्रोलर है। इसकी कहानी सुनाए, ये क्या बला है? व्हाट इज अ कंट्रोलर? एक डिवाइस का एग्जांपल देना। एक डिवाइस का एग्जांपल।
पेन से। प्रिंटर अच्छा आईओ डिवाइस, उनका कंट्रोलर की मिसाल। नहीं, कंट्रोलर की मिसाल दे नहीं सकता बंदा, तो आईओ डिवाइस। तो आईओ डिवाइस है हमारी एक प्रिंटर। अब जब तुम उस प्रिंटर को कनेक्ट करते हो सीपीयू के साथ, तो तुम्हारे दिमाग में तो ये है कि तुम यार पता क्या करो, लिटरली घड़ी पे ना मुझे 5 मिनट की ब्रेक दे दो, ठीक है? ओके। लिटरली घड़ी पे 3:23 में तुम्हारे साथ हूँ, 5 मिनट की ब्रेक बस, ठीक है? थैंक यू। लो लो भाई, यकीन करो 3:23 में मैं वापस आ गया।
तो स्क्रीन शेयर की थी। चलो जज़ाकल्लाह सर। अच्छा भाई, तो वी आर थिंकिंग अबाउट, आपने अपने दिमाग में ये सोचना है कि आपके साथ एक प्रिंटर पड़ा हुआ है और वो प्रिंटर आपने सीपीयू को कनेक्ट किया। अब आप तो एक तार लगा देते हो, यूएसबी तार लगा देते हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ आपके मदरबोर्ड पे एक प्रोसेसर है, वो प्रोसेसर एंड पे बात करता है उस प्रिंटर के साथ। आपके दिमाग में ये पिक्चर बननी चाहिए। तारे तूने छोड़ दो, वो एक सीपीयू लगा हुआ है तुम्हारे पास, प्रोसेसर लगा हुआ है जिसने उस आईओ डिवाइस से कम्युनिकेट करना है। कभी भी वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करेगा, उसके दरमियान में कंट्रोलर होएगा। कंट्रोलर इज अ पीस ऑफ हार्डवेयर which acts as an interface between any hardware device and CPU। ये अजीब सी डेफिनेशन है। जो बेहतर डेफिनेशन है कि कंट्रोलर हैज टू थिंग्स। बस कंट्रोलर को ना सिंप्लीफाई करो अपने दिमाग में। इसकी सिर्फ दो चीजें होती हैं, एक पोर्ट्स होती हैं इसके अंदर और एक इसके अंदर रजिस्टर्स होते हैं। पोर्ट्स जो होती हैं आर हार्डवेयर एड्रेसेस। इसमें मैं बात करना चाहूँगा, जिस तरह मेमोरी के एड्रेसेस होते हैं, रैम के एड्रेसेस होते हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते क्योंकि सारे रैम के सेल्स एक ही तरह के होते हैं। तो एक सेल चला लो, दूसरा सेल चला लो, सारे एक तरह के हैं, फ़र्क क्या है। लेकिन हार्डवेयर के एड्रेसेस ज़रा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर हार्डवेयर का एड्रेस 5 है तो फॉर एग्जांपल वो प्रिंटर का है, और अगर 6 है तो हो सकता है वो मोबाइल फ़ोन का है। तो हार्डवेयर के एड्रेसेस बहुत क्रूशियल होते हैं क्योंकि वो एक्चुअली एक्सटर्नल वर्ल्ड की डिवाइसेस के एड्रेसेस होते हैं। तो कोई भी कंट्रोलर होए, उसके अंदर कुछ पोर्ट्स होंगे, पोर्ट्स का मतलब एड्रेसेस, और उसके अंदर कुछ रजिस्टर्स होंगे। लोकल मेमोरी कह लो, लोकल मेमोरी या जो भी कह लो, ये कंट्रोलर होता है, ठीक है। जब हार्ड डिस्क देखते हो, हार्ड डिस्क हाथ के ऊपर रखो, तो उस हार्ड डिस्क के ऊपर एक ग्रीन रंग का बोर्ड लगा होता है जिसके ऊपर बहुत सारे सर्किट्स लगे होते हैं, आईसीज लगे होते हैं, चिप्स लगी होती हैं। वो हार्ड डिस्क का कंट्रोलर होता है। तुम्हारे पास कोई टूटा हुआ कीबोर्ड घर पे पड़ा हुआ है तो कीबोर्ड के अंदर से एक चिप निकलेगी ग्रीन रंग की, अगेन उसके ऊपर कुछ आईसीज वगैरह लगे होंगे, वो कीबोर्ड का कंट्रोलर होता है। कुछ कंट्रोलर्स डिवाइस के साथ लगे होते हैं, कुछ कंट्रोलर्स मदरबोर्ड के ऊपर होते हैं, लेकिन बहरहाल ये असूल कभी नहीं टूटता कंप्यूटर साइंस का कि सीपीयू ने जब डिवाइस से बात करनी है, करनी कंट्रोलर के थ्रू है। अब सीपीयू कैसे बात करेगा? सीपीयू बताएगा कि मैंने किस एड्रेस पे बात करनी है, उस एड्रेस से तयन हो जाएगा कि हार्डवेयर कौन सी लगेगी, और फिर वो उस रजिस्टर्स के थ्रू उसके साथ बात करेगा। तो भाई यहाँ तक कोई मसले मसाइल होने तो नहीं चाहिए वैसे। नो सर। ऑपरेटिंग सिस्टम्स पढ़ लेना क्या होता है। अच्छा, ये थोड़ा सा पढ़ा रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, उसके अंदर फाइल मैनेजमेंट होती है, मेमोरी मैनेजमेंट होती है, ये बस रीडिंग कर लेना। वायरसेस होते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, ये फिर दोबारा वही आ गया, प्रोग्राम्ड, इंटरप्ट ड्रिवन और डीएमए, लेकिन अब जरा डिफरेंट तरीके से आया। लेफ्ट साइड वाली पिक्चर देखो, ये एक आउटपुट डिवाइस है, ये सीपीयू है और ये डिवाइस है। अब क्योंकि डेटा सीपीयू से डिवाइस की तरफ जा रहा है, डायरेक्शन ये वाली है डेटा की, तो ये एक आउटपुट डिवाइस हुई, सीपीयू आउटपुट कर रहा है डेटा। ये वो है प्रोग्राम्ड आईओ। तो प्रोग्राम्ड आईओ के अंदर क्या है, फॉर एग्जांपल कि अगर एक पैरेलल डिवाइस है तो उसकी D0 से D7 तक 8 तारें होंगी। पैरेलल डिवाइस 8 बिटें इकट्ठी ट्रांसफर करती है, 8 तारें होंगी जिस पे ये डेटा ट्रांसफर करेगी, पूरी बाइट एक दफा ट्रांसफर करेगी। अगर प्रोग्राम्ड आईओ है तो दो और सिग्नल होते हैं, एक बिजी का और एक स्ट्रोब का। स्ट्रोब ये होता है कि जब सीपीयू ने डेटा फेंकना होता है, डेटा सेंड करना होता है, तो वो स्ट्रोब के ऊपर एक झटका देता है, एक पल्स देता है। एक्चुअली झटका ही है ये कि पहले वो 1 करता है फिर 0 करता है। जब वो इसको 1 करके 0 करता है तो डिवाइस को पता चल जाता है कि डेटा आने लगा है, डिवाइस अपने रजिस्टर्स खोल देती है, वो डेटा लॉक हो जाता है। जब डिवाइस को डेटा लॉक कर रही होती है तो उस टाइम पे डिवाइस सिग्नल देती है बिजी का कि फिलहाल मैं बिजी हूँ, मुझे और डेटा सेंड ना करना। जैसे ही वो डेटा इसके रजिस्टर्स में लैच जाता है तो वो बिजी की लाइन को 0 कर देती है। सीपीयू कहता है अच्छा यार वो फारिग हो गई है, अब दोबारा स्ट्रोब देता है और दोबारा डेटा सेंड करना है। तो स्ट्रोब सीपीयू निशानदेही कर रहा है डिवाइस को कि भाई डेटा सुटन लगा। D0 से D7 तक लाइंस हैं जिस पे डेटा एक्चुअली आ रहा है, और बिजी का सिग्नल है, इस पे डिवाइस बता रही है कि
मैं वो कर रही हूँ, मैं इस वक्त बिजी। अगर आप इंटरप्ट ड्रिवन मॉडल फॉलो करो, पता नहीं क्यों इस दफा इधर उसने आउटपुट डिवाइस दिखाई थी, इधर उसने इनपुट डिवाइस दिखा दी है, दिखानी इधर भी आउटपुट चाहिए होती, बल ये इंटरप्ट ड्रिवन है। इंटरप्ट अब इनपुट में डायरेक्शन उलट जाएगी ना, बस ये हो गया। अच्छा, अब इंटरप्ट ड्रिवन बड़ी आसान। इंटरप्ट ड्रिवन में सिर्फ एक तार होएगी जिसपे डिवाइस सीपीयू को ये कहेगी कि भाई मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, मतलब मैं अब रेडी हूँ, मैं अब काम कर लेंगे, तो मैं इंटरप्ट कर। एक्चुअली एक एक्नॉलेजमेंट की भी लाइन होती है, लेकिन मतलब इट्स क्वाइट सिंपल। इसमें कि स्ट्रोब का बिजी का वो कॉन्सेप्ट नहीं है। डिवाइस इंटरप्ट करेगी, डेटा सेंड कर देगी। और ये ज़रा बेहतर तस्वीर है क्योंकि इसमें उसने एक्नॉलेज का सिग्नल भी रखा है और इंटरप्ट का अलहदा रखा है, एक्नॉलेज का अलहदा रखा है, तो ये ज़रा बेहतर है वो एक इनपुट साइड और एक आउटपुट साइड। डीएमए जिस तरह मैंने आपको कहा था कि तमाशा ही कुछ और है। हम ये कहते हैं कि सीपीयू डेटा ट्रांसफर करेगा ही नहीं, सीपीयू को साइड पे कर दो, सीपीयू को साइड पे उठा दो। डीएमए एक अलग चिप होएगी जो इनपुट डिवाइस ये आईओ से लेके मेमोरी तक हमारा डेटा ट्रांसफर किया, आगे जाके पढ़े। लो भी कुछ ढंग का शुरू होता है कि व्हाट आर। पीछे वाला जो जितना हिस्सा ना वो बेसिकली रीडिंग ही है, बस रीडिंग कर लेना और वो इन्वायरमेंट कोशिश करना बस सेट करने की, वो एक्चुअली काम है इसमें करना। अच्छा अच्छा भाई, अब मैं चाहूँगा तो ये कि आप लोग मुझे बता दो कि इंटरप्ट्स क्या होते हैं जो हम असेंबली में पढ़ते हैं। मैं तो बोलता रहूँगा, मैं बोल दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आप बता दोगे तो जरा आपके हक में बेहतर है। तो इंटरप्ट सिग्नल्स होते थे जो सीपीयू की अटेंशन लेने के लिए बने थे, विच मीन्स के सीपीयू बैठा हुआ था, किताब पढ़ रहा था, पता नहीं रोटी खा रहा था, तो तुमने आके सीपीयू को इंटरप्ट कर दिया, तुमने दरवाजे पे आके उसको सिग्नल दिया कि मैं तुम्हें इंटरप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये इंटरप्ट होता था। असेंबली में कोई 3 महीने हमने इंटरप्ट पढ़े थे। तो इसके आगे क्या होता है, जब इंटरप्ट आता है तो फिर उसके बाद क्या होता है? कम्युनिकेशन होती है। यार बिल्कुल ही इंटरप्ट पहले तो ये है कि आता कैसे, एक नंबर की फॉर्म में आता है, आता तो तारों के ऊपर है, फिजिकल सिग्नल होता है, लेकिन बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे एक नंबर होता है 0 से 255 के दरमियान। ये इंटरप्ट आया, अराइव हुआ। जब इंटरप्ट आता है तो सीपीयू टेक्स द इंटरप्ट नंबर एंड, अब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लिखूंगा, साइन करना पिक्चर क्या, ठीक है, बस साइन कर दो, बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दो। CPU takes the interrupt number and goes to IVT। हाँ जी, तो दिमाग की बत्ती जली। सर ये टेबल होता है रैम के ऊपर इसके जिसमें अंदर क्या होता है? एड्रेसेस होते हैं। एग्जैक्टली, कंटेन वेक्टर्स जो बेसिकली एड्रेसेस होते हैं। सही लगा है वैसे, इसका मुझे लगा। नहीं सर, तो टेबल टेबल नहीं, टेबल की हद तक तो ठीक थी तुम्हारी बात, लेकिन ये एड्रेसेस वाली बात मेरा ख्याल आता है, लेकिन खैर शायद ना हो। IVT स्टैंड्स फॉर इंटरप्ट वेक्टर टेबल। डिटेल में करता हूँ अभी, लेकिन मैं एक ओवरव्यू पहले दे दूँ। सीपीयू के पास आया एक नंबर, सीपीयू उस नंबर को लेके गया आईवीटी में, सीधा सीधा नहीं लेके जाता, वो ही बात अभी करते हैं। आईवीटी में से उसको मिलता है वेक्टर ऑफ ISR, इंटरप्ट सर्विस रूटीन, और इवेंचुअली वो ब्रांच करता है ISR के ऊपर। लेकिन ये ब्रांचिंग करने से पहले वो सेव CS IP एंड फ्लैग्स एंड स्टैक, ये इंटरप्ट की कहानी होती थी। अब इसको ज़रा डिटेल में कर लेते हैं कि ये क्या थी। तो
बेसिक इंटरप्ट की कहानी ये होती थी कि जब सीपीयू अपना काम कर रहा होता था, ये सीपीयू अपना काम कर रहा है, चाय पी रहा है, रोटी खा रहा है, जो भी है। जब उसको इंटरप्ट करते हो, तंग करते हो, उसको कहते हो कि इंटरप्ट 5 आ गया है, तो वो जाके उसके अगेंस्ट कोई कोड चला देता है। उस कोड को आईएसआर कहते हैं। हर इंटरप्ट के अगेंस्ट कुछ कोड चलना है, उस कोड को आईएसआर कहते हो, इंटरप्ट सर्विस रूटीन। तो बेसिकली सीपीयू अपना काम छोड़ता है, सारा कुछ उधर जाता है, रूटीन चलाता है और वापस आ जाता है, जैसे फंक्शन में। इंटरप्ट दो किस्म के हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, आगे जाके बात करेंगे। यार मैं चाह रहा था इसने बनाया होता, लेकिन इसने बनाया नहीं हुआ, ये बनाया। मुझे खुद ही बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा मुझे खुद ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कंफ्यूज करेगा। तो रैम के एड्रेस नंबर 0 पे रैम के फिजिकल एड्रेस 0 पे, फिजिकल एड्रेस 0 का मतलब होता है कि वो सेगमेंट भी 0 है और ऑफसेट भी 0 है, तो 0:0 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेबल पड़ा होता है विच इज कॉल्ड आईवीटी। तो आईवीटी इज अ टेबल containing entries for the 256 interrupt. हर इंटरप्ट की एक एंट्री हुई होती है। Each entry is a vector of 4 bytes, basically CS और IP। यानी हर एक एंट्री जो है, हर इंटरप्ट के लिए जो एंट्री हुई है उसमें 2 बाइट्स सीएस की हैं, 2 बाइट्स आईपी की हैं। तो हर इंटरप्ट की कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंट्री हुई है वो 4 बाइट्स की है, ठीक है। तो इंटरप्ट 0, तो वेक्टर फॉर इंटरप्ट 0 इस एड्रेस पे पड़ा होगा, will be on address 0 1 2 3। तो सबसे पहला इंटरप्ट है, उसका वेक्टर किस जगह पे पड़ा होगा? वो वेक्टर होता कितने का? 4 बाइट का, तो वो 4 बाइट लेगा, यानी 0 1 2 3 पहली 4 बाइट्स तो वो ले जाएगा। वेक्टर फॉर इंटरप्ट 1 कहाँ पड़ा होगा? 4 से 7 4 5 6 7 पे। तो एक जेनेरिक फॉर्मूला बना लो ना आप, कि व्हेन सीपीयू रिसीव्स int number, it multiplies by 4 to get vector location। मेरा ख्याल समझ आ ही चाहिए बात। अगर इंटरप्ट नंबर 10 आएगा तो वो किस जगह पे होएगा? वो 40 के ऊपर होएगा, 10 × 4। तो सीपीयू इंटरप्ट नंबर को पकड़ के 4 से मल्टीप्लाई करता है और उस जगह पे चला जाता है, वहां जाके उसको वेक्टर मिलता है। फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर था इंटरप्ट 10, फॉर एग्जांपल ये इंटरप्ट 10 का एक वेक्टर था। अब ये बजाते खुद 4 बाइट्स है, ये एक वेक्टर बजाते खुद 4 बाइट्स के ऊपर मुश्तमिल है, ठीक है, जिसमें से 2 बाइट्स सीएस हैं, नीचे वाली बाइट्स आईपी होती हैं और ऊपर वाली सीएस होती हैं, ये भी पता होना चाहिए। और इसका असूल होता है, मतलब ये इस वजह से होता है कि सेगमेंट जो है उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है ऑफसेट से, सेगमेंट ज़्यादा मोज़ेज़ होती है ऑफसेट से। तो सेगमेंट ऊपर हायर एड्रेस पे होती है, ऊपर वाले एड्रेस पे, ये इस तरह से याद रखता है। तो ये आईवीटी होती है। अच्छा, अब यहाँ से उसको वेक्टर मिलता है, बेसिकली सीएसआईपी मिलता है। सीएसआईपी क्या होता है? बेसिकली तो इज अ पॉइंटर ना, तो वेक्टर बेसिकली एन एड्रेस, अ पॉइंटर, दैट्स इट। एंड दीज आर पॉइंटिंग टू आईएसआर। कहीं भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त ये आईएसआर पे पॉइंट कर रही होती है। विच मीन्स कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो यहाँ पे पॉइंटर पड़ा होएगा, ये इवेंचुअली पॉइंट कर रहा होएगा किसी पीस ऑफ कोड को, इसके अंदर एड्रेस पड़ा होएगा किसी पीस ऑफ कोड का जो आईएसआर है। यहाँ पे आगे कहानी खत्म होती है। ये बात बड़ी अच्छी है, लेकिन अब मैं हट गया हूँ इससे, तो मैं इसलिए नहीं चाहता। तो ये वेक्टर टेबल की कहानी सुनाई हुई है, वेक्टर टेबल बना के दिखाई हुई है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं। ये वो लो बाइट और हाई बाइट की बात समझाना चाह रहा है कि लो बाइट नीचे वालियों पे हमेशा आईपी होएगा, ऊपर वालियों पे हमेशा सीएस होएगा। अच्छा, इतना ज़्यादा सिर से इसलिए उतारा हुआ है इसने कि ये सारा कुछ ना असेंबली में हो चुका है एक्चुअली। प्रॉब्लम ये है, तो मैं आपको कहूँगा कि इस हिस्से पे हम बड़े गौर से पढ़ते हैं। जब इंटरप्ट आता है तो ये होता है, एक एक चीज़ बड़े आराम से पढ़ो, तुम लोग खुद पढ़ो।
और मुझे मेरे साथ डिस्कस कर दो कि जब इंटरप्ट आता है तो ये होता है। पहली चीज क्यों हो रही है? सर वो पिछली को सेव करने के लिए, पिछली पिछली किसको सेव करने के लिए? हाँ हाँ बिल्कुल, आंसर यही है। मतलब पहले जिस पे काम आंसर एग्जैक्टली यही है कि एग्जैक्टली कि सीपीयू इस वक्त कुछ कर रहा होगा ना, उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस सेव करना है बस। बेसिकली बाकी चीजें तो गंद है, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये आईपी है। उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस सेव करो जहां से तुमने छोड़ा था। फॉर एग्जांपल तुम इंग्लिश की किताब पढ़ रहे थे तो इंग्लिश की किताब 240 सफ़े पे थी, उस 240 सफ़े की निशानी लगाओ। अब इसको छोड़ के दूसरी किताब की तरफ चले, तो ये वो निशानी लगा रहा है, ये वो आईपी स्टोर कर रहा है स्टैक के ऊपर। इंटरप्ट नंबर को 4 पे ज़रब दो, तुम्हें समझ आ गई। यहाँ से तुम्हें मिलता है वेक्टर, तुम्हें समझ आ गई। यूज लोअर 2 बाइट्स ऑफ वेक्टर एज ऑफसेट, ये आईपी है तुम्हारा। और हायर बाइट्स जो है वो सेगमेंट है, इसको सीएस में। तो ये सीएस और आईपी तुम्हारे पास बन गए। अब उस एड्रेस पे जाओ, तुम्हें आईएसआर मिल गई, उसको रन कर दो और रिटर्न टू पॉइंट ऑफ इंटरप्शन, यानी जहाँ से तुम इंटरप्ट किया गया था वहाँ पे वापस रिटर्न हो जाओगे सीएस में। शीशे की तरह साफ होना चाहिए ये। सर ये सीएस है क्या? आईपी तो पता है। सेगमेंट क्या है? कैसे कहूँ? हाँ मैं ये सोच रहा हूँ कैसे मैं इसको क्विकली रिवाइज कर दूँ। तो है ज़रूरी एक्चुअली। ये इस तरह से है कि फिजिकल एड्रेस इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय सेगमेंट एंड ऑफसेट। अकेला ऑफसेट या अकेला सेगमेंट नहीं कभी भी फिजिकल एड्रेस बना सकता। सेगमेंट की डेफिनेशन ये होती थी कि सेगमेंट यूज टू ओपन अ विंडो ऑफ 64K इन रैम। मेरे लिए सेगमेंट का कॉन्सेप्ट इतना ज़रूरी नहीं है इस किताब में, वो असेंबली में बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। यहाँ पे ये ज़रूरी है कि आपको ये रियलाइज़ होना चाहिए कि ऑफसेट बजाते खुद एड्रेस नहीं है, ठीक है? वो सेगमेंट और ऑफसेट मिल के एड्रेस बनाते हैं। एक और तरीका है समझाने का, लेकिन वो डिटेल बहुत ज़्यादा है, चलो करते हैं। वी आर ऑपरेटिंग इन डॉस इन दिस बुक। विंडोज़ में नहीं है, हम डॉस में ऑपरेट कर रहे हैं। वी आर इन रियल मोड as opposed to protected mode of memory access। ये चीज़ें मैं लिख के रहूँगा, तुम गूगल कर लेना बाद में। तो रियल मोड अलाउज एक्सेस टू 1 MB ऑफ रैम। ये चीज़ें तुम गूगल कर लेना बाद में, लेकिन बहरहाल हम रियल मोड में है जिसमें सिर्फ 1 MB ऑफ मेमोरी हमारे पास एक्सेसिबल है, ठीक है? अच्छा, अब बातें इंपॉर्टेंट है। टू एक्सेस 1 MB वी नीड अ 20 बिट फिजिकल एड्रेस, ठीक है? ये लॉग के फॉर्मूले से तुम्हें मिल जाएगा। अगर तुम इंटरेस्टेड हो गए 20 का नंबर कहाँ से आया, तो ये तुम लॉग का फॉर्मूला लगाओगे तो निकल आएगा। बट वी हैव ओनली 16 बिट आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर जो है, जो रजिस्टर्स हैं हमारे, वो तो सारे 16 बिटों के हैं। 20 बिट का एड्रेस कहाँ से बनाएं? यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई। तो यहाँ पे वी स्टार्टेड यूजिंग लॉजिकल एड्रेसेस which were contained in segment and offset। 20 बिट का एड्रेस चाहिए है रैम को। रैम 20 बिट के एड्रेस के बगैर नहीं चल सकती, फिजिकल एड्रेस 20 बिट का चाहिए। आर्किटेक्चर 16 का है। अब वो 4 बाकी जो बचती हैं बिटें, उनको कहीं और रखना है। तो बजाय इसके कि उन 4 बिटों को कहीं और रखते, हमने ये किया कि हमने एड्रेस की 16 बिटें सेव करनी सेगमेंट में और 16 सेव करनी ऑफसेट में, और इनको ऐसे कुछ ऐसे मिलाया, कुछ ऐसे कि सेगमेंट 4 की है और ऑफसेट 4 का है। 4 की क्या लॉजिक थी? एक हेक्सा का डिजिट, एक हेक्सा डिजिट 4 बिटें होता था। ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ समझ आ रही है? जी सर।
बहुत बहुत ज़्यादा हम साइड पे हो रहे हैं। मैं इसको क्लोज करना चाहता हूँ। बेसिकली हम करते ही हैं कि सेगमेंट के आगे एक डमी ज़ीरो लगाते हैं और ऑफसेट के पीछे एक डमी ज़ीरो लगाते हैं और इन दोनों को ऐड करते हैं, तो हमारे पास 20 बिट का फिजिकल एड्रेस आ जाए। जी सर, थोड़ा थोड़ा याद है। बेसिकली ये काज ठीक हो गया। अब ये इस वक्त तुम्हारे पास जो चीज़ ज़रूरी है ना इस किताब में, वो तुमने रियलाइज़ करना है कि भाई एड्रेस जो है वो सेगमेंट और ऑफसेट को मिला के बनता है। इससे ज़्यादा डिटेल तुम्हें चाहिए नहीं है इस बुक में। ये डीबग का प्रोग्राम है, ये तुम्हारा होमवर्क है। अगली क्लास कब है? कल है सर। कल है। तो ये तुम्हारा होमवर्क है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सबके पास 64 बिट के कंप्यूटर हैं और 64 बिट के कंप्यूटर पे जब तुम डीबग लिखोगे, हाँ, तो कुछ भी नहीं होएगा, ठीक है। जब तुम 64 बिट के कंप्यूटर्स पे डीबग लिखोगे तो वो डीबग नहीं चलेगा। अब तुम्हारा ये होमवर्क, अगर 32 बिट पे लिखोगे फौरन चल पड़ेगा। तो तुम्हारा होमवर्क ये है कि तुमने CMD के ऊपर डीबग रन करके आना है। ठीक है, ये भी समझ लो कि एनवायरनमेंट सेट करने से ताल्लुक रखता है। ये चीज़ बड़ी सिंपल सी है, वर्क भी नहीं है, लेकिन चला लो तो अच्छा है। मुझे भी बता देना कैसे चलेगा। और बस यहाँ पे रुकना चाहूँगा। ये अब इंटरप्ट्स और सर्विसेज स्टार्ट हो जाती हैं। तो कल की क्लास भी कुछ ऐसी है कि थोड़ी बहुत इधर थोड़ी बहुत उधर ही जाएगी। थर्ड क्लास से ये प्रॉपर मतलब सेट होना शुरू होगा सब। सर एआई की हाँ किताब कैसी हाँ, है? अपलोड कर दो, स्कैन कॉपी मुझे भी दे दो। और इसकी एआई की सर, उसको कैसे लेके चलना है? आसान है या मुश्किल? किताब ठीक